व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, जो क्लास में नहीं रहे होंगे उनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसका कोई एक स्मॉल एलिमेंट अगर स्मॉल पार्ट हम कंसीडर करें, तो उस स्मॉल पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पे, वो कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। अब व्हाट इज बायो-सेवर्ट लॉ? तो बायो-सेवर्ट लॉ states that magnetic field due to small current carrying element is directly proportional to the current flowing through the current, and it is proportional to the length of the conductor considered। ठीक है, जो हमने जितने का कंसीडर किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर थर्ड वन है कि यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये डिस्टेंस वाला वेक्टर जो है ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है इस डीएल के साथ सर। वो एंगल है थीटा। ये जो डीएल है, ठीक है, डीएल के साथ ये एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर इसको डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फोर्थ वन, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली इसलिए कि डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करती जाती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है। सपोज वी हैव अ मैग्नेट, तो मैग्नेट के पास में अगर आयरन की कोई चीज लेके आते हैं तो ये इसमें अट्रैक्ट होगा, बट अगर मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट से दूर जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो दैट मींस dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इन सबको कंबाइन किया गया था, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। 4 पाई तो वैसे वैल्यू ही है, और म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस जो लॉ हमने कल पढ़ाया था उसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हाँ, ये बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये लॉ है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो ये dB वेक्टर होगा, बी वेक्टर। ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशन सॉरी स्केलर कांस्टेंट है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है आई एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम लोग आई ऐसे लिखेंगे। फिर डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, आर कैप क्यों लिया गया? देखो एंगल किसके बीच में बन रहा था ये ध्यान रखना है, ये डीएल था और ये आर था, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा था। तो एंगल जिनके बीच में बनेंगे वही दो वेक्टर कंसीडर करने हैं। तो डीएल वेक्टर तो हो गया स्मॉल लेंथ को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। बट आर कैप क्यों लिया गया, आर वेक्टर क्यों नहीं लिया गया? उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर अगर देखें तो आर नहीं है, तो हमें मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बोलो बेटा, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बोलो। हाँ, आर कैप क्या है? डायरेक्शन। हाँ, वो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आर कैप कैसा वेक्टर है बेटा? यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1। तो हाँ, तो इसलिए ये आ गया बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हुआ बोलो? बोर्ड विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? एक बार बेटा किसको नहीं आ रही है? मुझे सर। एक बार बेटा रिफ्रेश करो अपना।
क्योंकि यहाँ से स्क्रीन शो दिखा रहा है। सबको नहीं आ रही है या फिर किसी एक को नहीं आ रही है? नो सर, मुझे आ रही है सर। हाँ तो आ रही होगी बेटा सबको। एक बार देख लो बेटा, आप देख लो बेटा तनवीर। देखो फिर नहीं आता है तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो अब ये तो ये होगा, लेकिन एक चीज और है कि इसको हम लोग अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको। करंट डेंसिटी पता है आपको क्या होती है? सर फिर से एक बार बताओ सर। दिखा नहीं था बेटा, रुको चौथे से बराबर। ये सर अभी दिखाई दे रहा है सर। अब दिखा। देखो बायोसेवर्ट लॉ जो है वो ये होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आई जो है वो करंट है, करंट को ऐसे लिखेंगे। dB वेक्टर है तो dB वेक्टर होगा, और dl जो है वो स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर करी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा, dl वेक्टर। फिर उसके बाद आते हैं r। ये देखो ये r है, तो r में यहाँ पे कहीं पे भी ऊपर देखें तो मैं r नहीं है, तो हमें क्या लिया है हमने r कैप लिया। r कैप क्यों लिया? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होगा। क्या कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड को कोई भी चेंज अफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में आर स्क्वायर है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, और आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपको क्लास 11 पूरी तरीके से याद है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, ये आर कैप को लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें तो इस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो इसको एक बार और सॉर्ट करेंगे तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV। हाँ ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर या कंडक्टर, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा और इसमें आप dB की वैल्यू रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद रखिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, इसके बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी तो कैसे डिफाइन करते हैं? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी, या जे डॉट ए भी लिख सकते हैं, या सिंपली जे डॉट ए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ये, तो आई को हम लोग लिख सकते हैं जे डॉट ए। करंट डेंसिटी के फॉर्म में वैसे बेसिकली पूछा नहीं जाता है, बट हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या कैसे आता है। ठीक है, तो हमने ये रखा जे डॉट ए। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो आई की जगह पे, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर डी एल क्रॉस डी, इसको क्रॉस में मत लिखो, ऐसे ही लिखो इसको, तो सही रहेगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं।
ठीक है, तो dB इज इक्वल टू नॉट अपॉन 4 पाई आई जे ए डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अब a इंटू डी एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई जे इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर। ये इस तरीके से इसको लिख सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में v जो है वो वॉल्यूम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए हमने इसको पहले स्केलर में लिखा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो रहेगा नहीं, आई तो हट जाएगा, आई क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड, आई यहाँ से तो आई की वैल्यू पुट कर दी ना हमने। ठीक है, तो ये आएगा dB इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और dB अलग रह जाएगा। ये हो गया इन करंट डेंसिटी फॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या होगा सर? एक सेकंड, हाँ क्या कर रहे हो बेटा? साइन थीटा। हाँ साइन थीटा भी होना चाहिए था यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ लिखना भूल गया मैं, क्योंकि नॉन, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा रखेंगे, अब ये ठीक है। ठीक है, तो अब ये आ गया, ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो मैं थोड़ा सा और म्यू नॉट और इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ये बायो-सेवर्ट लॉ ही है, केवल हम डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ताकि अगर जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा यूज करेंगे। बेसिकली हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, हम वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए मैंने बताया है कि कैसे होता है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत हमें यहाँ से पड़ेगी, हम इसको फोकस करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला। ठीक है, फटाफट करो, फिर थोड़ी चीजें और बतानी है। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब इधर देखो, अब म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू तो हमें पता ही है, हम बता देंगे आपको, और निकालने के लिए भी एक तरीका है, वो बाद में बताएंगे। चलो म्यू नॉट का डिस्कशन करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, तो यूनिट निकालनी है, तो बी की यूनिट टेस्ला है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा साइन थीटा की यूनिट बताओगे? साइन थीटा की क्या यूनिट होती है बेटा? रेडियन। 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 साइन थीटा की यूनिट नहीं होती, थीटा की यूनिट होती है। साइन थीटा की तो वैल्यू होती है सर, समझे? इसीलिए मैंने पूछा है कि कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही, नहीं होगी तो आप लोग आज बना दोगे यूनिट कहीं ना कहीं से, बना ही दिया फिर, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी आपने इसका जब आंसर लिखते हैं, जैसे लिखा साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। तो हमने इसमें रेडियन थोड़ी बोला, 1/2 वैल्यू ही तो बता रहे सिर्फ, तो साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं ना, ये 1 मार्क से क्वेश्चन में बहुत दिक्कत करती हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो म्यू नॉट dB, b की वैल्यू होती है टेस्ला, अभी बता देता हूँ, पहले तो b की यूनिट ही बतानी चाहिए थी, टेस्ला। और 4 पाई इसकी कोई यूनिट नहीं है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और फिर लेंथ हो गई इसकी भी मीटर, ये कट गया, तो आपको इसकी यूनिट क्या मिली? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई, सॉरी वैल्यू हो गई। अब डायमेंशन फॉर्मूला मैं नहीं निकालना चाह रहा बेटा, आप कौन निकाल के दिखाएगा?
बी का डायमेंशन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी बी को हम आगे कैलकुलेट करवाएंगे। बी का डायमेंशन फॉर्मूला आता है F/IL से, तो आ जाएगा ML T-2 होता है, तो ML कट गया तो MT-2A -1 ये आ गया। ये है इसका बी का डायमेंशन फॉर्मूला, निकालो फटाफट। अब म्यू नॉट का निकालो बेटा। फटाफट निकालो बेटा। MT -2A -2L। देखते हैं, इसका हो गया, बी का हो गया MT-2A -1 और L2/A और नहीं L है सर, L कुछ भी कट गया, तो क्या हो गया ML-T-2A -2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई। देखो मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ, म्यू से रिलेटेड जितनी भी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं, वो चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मैं हर चीज को एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यही नहीं कि केवल एग्जाम का ही पॉइंट ऑफ व्यू मैं देख रहा हूँ, मैं नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। इसमें पहले तो हम सिमिलरिटीज देखेंगे और फिर डिसिमिलरिटीज देखेंगे। पहले तो देखो, दोनों के अगर फॉर्मूले पता हो आपको, तो दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, तो बायो-सेवर्ट लॉ, तो यहाँ पे आप देखो बायो-सेवर्ट लॉ क्या था, dB = μ0/4π sin θ/r²। और कूलम्ब्स लॉ अगर हम बात करें, अगर हम इसको E में लिखें तो E = क्या था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो E = होता है 1/4πε0 Q/r²। सही कह रहे हैं बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगर हम स्मॉल चार्ज की वजह से निकालें, स्मॉल चार्ज की वजह से भी हमने निकाला था, तो DE और ये हो जाएगा DQ। ठीक है, अब देखें तो इसमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिसिमिलरिटीज हो सकती हैं, ये फॉर्मूले थे। अब सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, पहले ये देखते हैं। तो पहले आते हैं सिमिलरिटीज पे। देखो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की जो फील्ड, दोनों के जो फॉर्मूले हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो वो डिपेंड करते हैं 1/r² पे। दोनों की सिमिलरिटीज जो हैं, पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो है 1/r² के फॉर्म पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। हमने इसीलिए फॉर्मूले लिख रखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम लोग उसको देख के ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो सिमिलरिटीज यू कैन सी कि दोनों जो हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। पहली सिमिलरिटी हो गई। अब दूसरी सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड होती हैं, मतलब काफी डिस्टेंस के लिए भी कवर होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर देखें तो दोनों में एक सुपरपोजिशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो कि Q1 Q2 Q3 Qn तक चार्जेस है। ठीक है, तो सबकी फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और फिर सबको ऐड किया था। इस तरीके से हमने किया था। E1 वेक्टर E वेक्टर E1 + E2
इसका यूज कर एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया था और वो एग्जाम्पल था हमारा क्या था एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिसमें दो चार्ज थे, दोनों को इसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था, मतलब वहां पे सुपरपोजिशन का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज है, मान लो बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है, तो इन सब से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा वो इंडिविजुअल की इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये तो सिमिलरिटीज हो गई, दो तीन बातें हो गई। अब डिसिमिलरिटीज क्या है या डिफरेंस की बात करें, डिफरेंसेस क्या है, तो डिफरेंसेस में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है। किससे प्रोड्यूस हो रही है? मूविंग चार्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है स्टैटिक चार्ज से। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, वो करंट जो ये आ रहा है, इसको बोलते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है आइडियल। ये आइडियल जो है ये पूरी एक क्वांटिटी है, ये एक सेकंड मैं बनाता हूँ, ये जो आइडियल है इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जबकि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल वेक्टर है, ये इस पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे एक इस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये दो बातें। तीसरी एक और बात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्मूले हैं उसमें एंगल का फर्क है, यहाँ पे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे देखो कोई भी एंगल नहीं है कोई एंगल? नो सर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अगर एक्सियल लाइन पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि वहां जो हम लोग निकालते हैं बायो-सेवर्ट लॉ में कि बायो-सेवर्ट लॉ में देखिए यहाँ पे एंगल डिपेंडेंस है। एंगल डिपेंडेंस का मतलब है कि अगर मान लो ये थीटा है, हम इसी लाइन के अलाउंग अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? थीटा 0 हो गया। इसी लाइन पे आ गया एक्सियल पे, तो एक्सियल पे अगर थीटा 0 हो गया तो हम देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर साइन ये 0 है तो ये भी 0 हो गया। साइन 0 अगर हो गया तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है, लेकिन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी। याद करो, अगर कोई भी डिपेंडेंट चार्ज था तो एक्सियल पे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एंगल डिपेंडेंस है, मैग्नेटिक फील्ड में एंगल डिपेंडेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल डिपेंडेंस नहीं है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज थी जो हमें पता होनी चाहिए बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। ठीक है, अब एक लॉ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने का। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे इजी है राइट हैंड पाम रूल। मैं आज राइट हैंड पाम रूल को ही कंसीडर करूंगा सिर्फ, फिर इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, मैं अभी राइट हैंड पाम रूल आपको दिखाऊंगा क्योंकि मुझे हाथ से करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है राइट हैंड पाम रूल। ये सबसे सिंपलेस्ट रूल है, बाकी फ्लेमिंग रूल भी है लेकिन हम फ्लेमिंग का यूज नहीं करेंगे। वहां फ्लेमिंग तो बेसिकली फोर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। बहुत इजी है और बहुत सिंपली आप इससे सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट हो सकती है, इसके साथ फोर्स भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी पहले हम लोग फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड पाम रूल का यूज क्या करना है? फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फॉर डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा राइट हैंड दिख रहा है, राइट हैंड पाम। ठीक है, ये राइट हैंड का पाम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझो। ये जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। इसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट कैमरे की फोकस करिएगा। मैंने कैमरा ऑन रखा है और मैं हाथ से दिखा रहा हूँ कि करके कैसा है, उसको आप जूम कर सकते हैं मेरे हाथ को। तो जो ये थंब है वो करंट की डायरेक्शन को बताना चाहिए, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये जो 4 फिंगर्स है, सॉरी 4 फिंगर्स हैं, ये होने चाहिए जहां पे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है उस पॉइंट पे हमारे 4 फिंगर्स होने चाहिए। जो थंब है वो हमारा डायरेक्शन में होना चाहिए। किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन में। फिर जब पाम से फोर्स जिस तरफ लगेगा, ठीक है, अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, और अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटसाइड दी प्लेन होगी। ठीक है, अब अच्छा इस फिगर को देखो, मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। करंट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप सब लोग कॉपी पे एक फिगर बनाओगे। फटाफट पेन उठाओ और कॉपी पे फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, तो फटाफट ड्रॉ करो। हो गया? कर लिया? यस सर। ठीक है, अब जो थंब, अब हाथ को इस तरीके से रखो कि जो थंब है वो आपका करंट की डायरेक्शन में हो। रखो जरा फटाफट। रखा सर। कर लिया? और फिर जो 4 फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से, जो मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट करो। 4 फिंगर को इन पॉइंट की तरफ ले जाओ, ले जाओ फटाफट। मैं एक पिक्चर भी ऐड करता हूँ उसमें। किया? तो अब जो फोर्स लगेगा जिस टाइप में, उस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो किस तरफ फोर्स लग रहा है? अगर इस वाले फिगर में देखें तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? डाउन साइड वो लग रहा है या फिर अप साइड लग रहा है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड द प्लेन होगी, और इनसाइड बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं? क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, और अगर हम इसी पॉइंट को इधर कर दें, अब करके देखो बेटा किस तरफ आ रही है। ये पॉइंट पी यहाँ पे है, तो किस तरफ आ रही है देखो जरा? आउट ऑफ द प्लेन। आउटसाइड। तो आउटसाइड के बनाने के लिए क्या करते हैं? ये पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है, और इसको बनाने का बिल्कुल तरीका है, ऐसा है। एरो जानते हो ना? एरो ऐसे बनता है। ये बो है, बो ऐसे होता है ना, बो एंड एरो। तो एरो ऐसा होता है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा ही होता है ना। एरो पीछे ऐसे होता है और आगे ऐसे। तो जब हम आगे से देखेंगे तो हमें पॉइंट दिखता है, सिर्फ टिप दिखता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड हो गया, और डाउनवर्ड में पीछे से देखेंगे तो उसमें क्रॉस जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा बनाते हैं, पॉइंट बाहर की तरफ और क्रॉस अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। ये इसी लॉ को यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है,